जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्वाइंट थे वहां डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो गया था, याद है? एक जगह इवन था, एक जगह माइनस इवन था, याद आया? हाँ हाँ बोलते रहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो लेकिन आप कह क्या रहे हैं कि वही कंपोनेंट मैं ले रहा हूं, लेकिन बताओ टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका जो होगा, टेंजेंशियल समझे ना, सरफेस को टच करता हुआ, वो जो कंपोनेंट है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो मैं क्या करूं, देखो मैं एक सरफेस ले रहा हूं, ये एक सरफेस है, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज, ठीक है? तो अब सरफेस को ऐसे मैं बना रहा हूं, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सरफेस ये है, ठीक है? इस पर चार्ज फैला हुआ है, फिलहाल हम यहाँ पर चार्ज दिखा देते हैं, ये चार्ज है। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार शेप का हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो ऊटपटांग शेप को हम ऐसे रख करके सीधा दिखा रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट था वो डिसकंटिन्यूअस, याद आया? तो हमने क्या किया जरा समझिएगा, हम इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाए, ये कह रहे हैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों, इस जो चार्ज आपने दिया है इसको इनक्लोज कर दीजिए आप, यानी इसको इनक्लोज कर दीजिए, अभी बनाइएगा नहीं, इनक्लोज किसी भी शेप से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश से करिए कि इस प्रकार से इनक्लोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के साथ जो एंगल बने वो एक जैसा रहे। याद करिए गॉस थ्योरम, याद आए? तो वहां पर एक गॉसियन सरफेस था, तो Yes, गॉसियन सरफेस में Yes, क्या sir. होता था कि हम चार्ज को किसी भी प्रकार से इनक्लोज कर सकते हैं, ऊटपटांग सरफेस, लेकिन कोशिश की जाती है कि सरफेस ऐसा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक जैसा एंगल बनाए थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से इनक्लोज कर दिया। जरा समझिएगा, अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसकी जो थिकनेस है बहुत पतली रखी है, यानी हमें ये वाली जो थिकनेस है वो लगभग लगभग नेग्लेक्ट, ठीक है? और इसका नाम दे दिया हमने ABCD, स्मॉल ही मानो। अब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे मान लें, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यानी ये जो सरफेस हमने बनाई है ना, ये ऐसे ऐसे भी हो सकती है। अर्णव साहब समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। सरफेस हमने बनाई है ये जिगजैग भी हो सकती है, लेकिन हमने जो इनक्लोज किया है वो रेक्टेंगुलर किया है। क्यों? वो क्यों नहीं जिगजैग किया? केवल हम इसलिए कि वो अगर हम जिगजैग कर देंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल कंपोनेंट के बीच एंगल हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो उसको फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है? इसलिए हमने इसको इस प्रकार से किया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमने कहा सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के लिए, ठीक है? और ये है इसका जो कि सरफेस से एंगल कितना बना रहा है, θ1। तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इस सरफेस के साथ वो क्या होगा, E1 cos θ1, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin θ1। ये ऊपर वाले सरफेस के लिए थीटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी सकता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? भाई θ1 इज नॉट द पर्टिकुलर एंगल, यानी जो भी एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो θ1। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन हो सकता है, तो यहाँ भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E2, और ये एंगल मान लिया θ2, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है E2 cos θ2, और वर्टिकल कंपोनेंट है E2 sin θ2। ये बात समझ में आ गई? अब जरा समझिएगा, यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट है E1 cos θ1, यहां पर E1 cos θ1 है, E2 cos θ2। अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं तो आप कहेंगे एक्चुअली जो यहां वैल्यू है वही यहां वैल्यू है, इसी को तो कंटिन्यूटी कहते हैं। मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी क्या कहती है कि हर जगह कर्व पे वैल्यू सेम है, यही कहती है ना कंटिन्यूटी। इसमें कुछ Yes, बायो वाले sir. जुड़े होंगे ना, कुछ बायो वाले हैं स्टूडेंट? यस सर, हम Sir, डराने के लिए नहीं maths में भी यही है. सर बायो है। मैंने पूछा क्या, बायो वाले कुछ स्टूडेंट है ना वो यस डरे ना। सर। देखिए जैसे कोई कर्व आप बना रहे हो, कोई कर्व, और ऐसे कर्व खींचता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है ना? और कंटिन्यूअस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है?
और अगर कर्व जैसे tan 90 इंफिनिटी होता है तो अब इंफिनिटी पे वैल्यू रखेंगे तो कर्व इनफाइनाइट चला जाएगा, वहां कर्व ब्रेक हो जाएगा। तो कर्व कहीं ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूड। तो अगर मैं E1 cos θ2 और E1 cos θ1 और E2 cos θ2 को सेम प्रूव कर दूं तो इसको कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? केवल टेंजेंशियल की बात हो रही, उसी की हम बात करेंगे। तो समझ आया क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या प्रूफ कर दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये पॉइंट पकड़ में आया? यस सर। अब देखो करेंगे क्या, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाया जाए तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एडॉप्टेड बाय द पार्टिकल, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात? तो अब इसमें जाएगा कौन? जाएगा वो जिस पर फोर्स लगेगा। तो मैंने एक सस्ता सा मेरे पास है एक टेस्ट चार्ज, हमने कहा बेटा तुम जाओ, भाई कोई भी चीज टेस्टिंग करने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज चाहिए। हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 दे दिया और इसको मान लिया हमने यूनिट। Q0 को क्या मान लिया? यूनिट, यानी इसको 1 मान लिया, 1 कूलम मान लिया या Q0 ही मान लिया, ठीक है। और इसको यहां से भेजा और यहां से यहां तक वापस ले आया, पूरा कर्व कर दिया। वर्क कितना हुआ? सर 0। 0। यानी वर्क डन जिसको कि हम कहेंगे इंटीग्रल ABCD जिसको कहेंगे इक्वल टू 0। अब मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, होता क्या है देखो। वर्क डन अभी हम ऐसे लिखेंगे जानबूझकर, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स किस पर? टेस्ट चार्ज पे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्या होता है? Q इंटू ई। चल कौन रहा है? Q0, यानी फोर्स क्या लगेगा? Q0 इंटू ई डॉट ds। Q0 बाहर लिख दीजिए तो वर्क का फॉर्मूला E डॉट ds हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? E डॉट ds हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रही बात? F बराबर F डॉट ds वर्क होता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। Q को बाहर कर दो E डॉट ds हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यानी कि मैं अगर Q0 को जो कि चार्ज लेके चला उसको यूनिट मान लेता तो Q0 यहां से गायब हो जाता, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर Q0 को यूनिट आप नहीं मानोगे तो लिखा रहने दो आप। तो देखिए अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो हम किधर से किधर जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। तो यानी कि इंटीग्रल A टू B, इसको हम E डॉट ds लिख दें, कोई दिक्कत? हमने Q0 को 1 मान लिया, काहे को Q0 गड़बड़ कर। और प्लस इंटीग्रल हमने B टू C को वेरी स्मॉल माना है, उसका काम ही खत्म किए थे। अगर मानना भी चाहते हो तो लिखो भाई B टू C E डॉट ds प्लस इंटीग्रल C टू D E डॉट ds प्लस इंटीग्रल D टू A E डॉट ds। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं आप? टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के ये वाला 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है। तो B टू C और C और D टू A वर्क 0 हो जाएगा। ये तो वर्क ऑलरेडी 0 था ही, यानी कि 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल A टू B E डॉट ds प्लस इंटीग्रल C टू D E डॉट ds बराबर 0 यहां लिखा हुआ है। जरा देखिए ध्यान से, इंटीग्रल A टू B, यहां पे आइए जरा। E डॉट ds बोले तो ये दूरी ds है, जरा समझिएगा, ये दूरी ds है इधर की तरफ, और E का कंपोनेंट है E2 cos θ2। अब बताओ E2 cos θ2 और ds के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। तो इसको आप देखिए, E का कंपोनेंट क्या लिखेंगे? E2 cos θ2। इस थीटा से कोई मतलब नहीं है, ये थीटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और इनटू ds cos 0 को 1 हो गई। बात सही समझ में आ रही नहीं आ रही है? प्लस इंटीग्रल C टू D, यहां पे आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट, और आप जा रहे हो इधर
तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर से इधर की ओर हो रहा है, एंगल कितना हो गया? minus 180 डिग्री, cos 180 180 डिग्री, sir. cos 180 Minus डिग्री माइनस, one. तो ये माइनस का E1 cos θ1 इंटू ds हो जाएगा, इक्वल टू 0 तो है ही है। अब जरा समझिएगा, ये E2 cos θ2 लिखा रहने दो, ds बोले तो ये स्मॉल लेंथ, ठीक है, और हमने इसकी लंबाई l मान रखी है, तो इसको लिखेंगे l, तो ये आपका E2 cos θ इंटू l हो जाएगा, इंटीग्रल खत्म हो गया, और माइनस E1 cos θ1 इंटू l बराबर 0 हो गया, l हटा दीजिएगा, तो E1 cos θ1 इज इक्वल टू E2 cos θ2 हो गया। क्या शो हो रहा है कि बोथ द प्लेसेस, बोथ द डायरेक्शन, हर जगह जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एक जैसा है, ये प्रूव करता है कि ये आपका यूनिफॉर्म है। लास्ट ईयर में दिक्कतें हो गई थी कि हमारे चश्मे के अंदर से आंख ने एक डायग्राम देख लिया था और हम उस पे चले गए थे, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं कि हमने दूसरे दिन बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अर्णव साहब क्वेश्चन लगा लिए हैं? यस सर। पावनी आई है? यस सर। सोल्यूशन पा लिया आपने? क्या आप सोल्यूशन पा लिया? पाना ये कोई चीज दी जाती है, हमने पा लिया उसको। यस सर। हाँ अपना पावनी है ना, इसलिए उसी से वर्ड हम मिला रहे हैं, राइम मिला रहे हैं। यस। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? जरा देखिए ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, इवन इधर भी हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, इसलिए थीटा एक वेरिएबल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, और बताएं कौन सा क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है? 36. 36 36 का पहले 36 शुरू कर देते हैं। अब 36 बताएंगे, आप चारों पार्ट। नहीं अब हम देखेंगे ना, मान लिया 36 में कहा 4 पार्ट, अरे क्या बता रहे हो? देखो ABCD लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। A sphere of radius r1, ये तो 37 है भाई, जिसमें सर top of that, हाँ तो नई बुक है मेरी वाली, तो उसमें शायद वो है, एक क्वेश्चन हटा दिया उसमें से, मतलब मेरे अच्छा। वाले में टोटल 36 क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें 4 पार्ट है वो। इसमें टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, यही ना? यस सर। हाँ ये 37 इसमें है। ओके चलिए सर, एक्चुअली वो वाला भी डिस्कस कर लो, मुझे इसमें भी डाउट आ रहा था। कौन सा? आपका 36 वाला स्मॉल स्फीयर वाला। हाँ हाँ हाँ। चलिए आते हैं, देखिए ये समझ आ गया पूरा लॉजिक? इसको मैं कल दिमाग लगाता रहा, इसको लॉजिकली कैसे बताया जाए समझ में आ जाए, क्योंकि आंसर आना एक अलग बात है। एनसीईआरटी तो डायरेक्ट चाहती है उसका आंसर क्या, बस थीटा ds अपने आप 0 कर दो। नहीं समझे? जरा सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी क्या चाहती है? वो कहती है कि आप कह दो कि ये क्लोज सरफेस है, और चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड होता है इसलिए ई डॉट ds 0 होगा, और चूंकि ई डॉट ds 0 तभी होगा जब ई हर जगह सेम होगा। ई हर जगह सेम होगा जो कि कर्व से मिला हुआ है, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसलिए हर जगह वैल्यू सेम होगी। समझ में आई बात? लेकिन ये एक मैथमेटिकल जरूरी था। 2.36 जरा सावधान, 2.36 क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है अ स्मॉल स्फीयर, शेल नहीं बोला, कंडक्टर भी नहीं बोला, ठीक है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1। अब चूंकि नॉन कंडक्टर भी नहीं बोला तो हम कंडक्टर मान के चल रहे हैं। स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड चार्ज q1 इज इनक्लोज्ड। पहले तो एक स्मॉल स्फीयर, चलिए एक स्मॉल स्फीयर है और इसका रेडियस है r1, है ना, और इसको q1 चार्ज दिया है, माइनस नहीं बोला ना, तो प्लस q1 चार्ज हो गया, तो प्लस q1 चार्ज दिया तो प्लस जो है पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चूंकि नॉन कंडक्टिंग वर्ड नहीं यूज किया तो अंडरस्टूड है कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ये पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन
जब इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वगैरह निकालते हैं तो उस चार्ज को कहां पर रखा हुआ मानते हैं? Center. इसके सेंटर पे मानते हैं। एज्यूम टू कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट। जैसे आपने 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, एक यूनिफॉर्म बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी नाभि पे होता है। अब अगर इस नाभि को इतना काट दे और काट करके चक्की पे तौलाएं, तो अगर मेरा वजन 60 केजी है तो वो 60 केजी नहीं होगा। ये मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ पर कंसंट्रेट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड चार्ज q1, वो ध्यान से समझिएगा, is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2। इसको एक स्फेरिकल शेल ने इंक्लोज कर रखा है, स्फेरिकल शेल ने इंक्लोज कर रखा है, तो मैं उसको शेल टाइप की बनाऊंगा अभी। स्फेरिकल शेल ने इंक्लोज कर रखा है और उसका चार्ज q2 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। तो जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसका भी चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट माना जा सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। शो दैट, जब ध्यान से देखिएगा, इफ q1 इज पॉजिटिव, बोल दिया q1 पॉजिटिव है, शो दैट इफ q1 इज पॉजिटिव, चार्ज विल नेसेसरली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू द शेल, फ्रॉम स्फीयर टू द शेल। चार्ज किधर से किधर जाएगा? ये कहते हैं चार्ज कब? when they are connected to the wire, यानी कह रहे अगर मैं इन दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर दूं तो चार्ज हमेशा स्फीयर से सेल की तरफ ही जाएगा। ये बताओ आगे क्या कहा? नो मैटर व्हाट चार्ज Q2 ऑन द सेल इज। Q2 क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Q2 चाहे पॉजिटिव हो, Q2 चाहे नेगेटिव हो। लॉजिक समझ में आया कह क्या रहा है? Yes, sir. एक Yes, sir. चार्ज एक स्फीयर है जिसके प्लस Q1 चार्ज दिया गया है, उसको एक शेल ने इंक्लोज कर रखा है, यानी ये खोखला है, इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है और इसको Q2 चार्ज दिया गया। अब वो Q2 चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बोले अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए, भाई चार्ज फ्लो कराओगे तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो चार्ज स्फीयर से सेल की तरफ ही जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है? पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। यानी अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस वाले का जो पोटेंशियल है अंदर वाले का बाहर वाले के पोटेंशियल से ज्यादा है, और तो ये इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? Yes, sir. भाई आपसे कह रहा है कि प्लस चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा, स्फीयर से सेल की तरफ फ्लो होगा, और हमने पढ़ रखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। यानी अगर मैं ये प्रूव कर दूं अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले के सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यही प्रूफ करने हम जा रहे हैं, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। जरा पहले एक पॉइंट समझिएगा, इस सेल की वजह, सेल पे एक चार्ज है, सेल पे एक चार्ज, सेल की वजह से सेल के सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 Q2/r, जो भी Yes, sir. रेडियस उसकी है, R2, yes sir. हाँ R2। और सेल में आप जानते हैं कि सेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है वो पूरे सेल में अंदर उतना ही रहता है। ये लॉजिक याद रखिएगा, किसी सेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उसके अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। इसीलिए सेल के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बात पकड़ में आ रही ना? बस यही हम करने जा रहे हैं, जरा सावधान। पहला मेथड तो गॉस थ्योरम से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम हम लगाएंगे नहीं। हम बात करने जा रहे हैं कि पहले तो पोटेंशियल सेल का निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ सेल। जरा सावधान, सेल का पोटेंशियल हम निकालने जा रहे हैं, जिसका नाम आप दे सकते हो V1 V2 कुछ भी मान, V1 मान। अच्छा, सेल पे पोटेंशियल किस वजह से होगा? एक तो इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, जो कहां कंसीडर माना जाएगा? सेंटर पे। तो सेल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? K Q2/R2। सही कहा मैंने।
ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, ये बताना पड़ेगा आपको कि दिस मे बी प्लस। देखिए अलग अलग टीचर का अलग अलग है, वो केवल प्लस मान करके लगा सकते हैं, वो केवल माइनस मान के लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि एनी चार्ज, तो हम दोनों को एक साथ देंगे। अच्छा, और पोटेंशियल अंदर की वजह से भी होगा। अंदर का चार्ज कहाँ कंसीडर किया जाए? सेंटर पे। सेंटर पे कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि के Q1, रेडियस क्या लिखेंगे आप? R2। R2 लिखेंगे ना, तो पोटेंशियल तो यही निकालना है हमको, तो यानी R। तो ये बात तो पकड़ में आ गई, पोटेंशियल एट द सेल आ गई ना। अब सर R1 नहीं होना चाहिए प्लस आप कहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हो? पहला एक तो यहाँ। शेल से निकल यहीं पे निकाल रहे हो ना। देखिए Yes, sir. सेल पर पोटेंशियल दो वजह से होगा, ये चार्ज भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये चार्ज भी करेगा। अच्छा यस जरा सर। आप जरा मैथमेटिकल फिजिक्स का लॉजिक पकड़िए, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसने अपने थोड़ी दूरी पर एक फील्ड क्रिएट कर रखा है, उस फील्ड में किसी चार्ज को आना है, उसे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये Q1 कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। यस सर। और इसने यहाँ फील्ड यहाँ तक आना है ना, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके आना है? यहाँ तक लेके आना है। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही निकालना है ना। तो पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकालना होता है, दूरी से चार्ज की वही लेते हैं ना आप। यस सर, समझ गया मैं। आप दूसरी बात समझ नहीं समझ पाएंगे। पोटेंशियल एट स्फीयर निकालने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं पाएंगे। पोटेंशियल एट स्फीयर सबको समझ में आ रहा ना? देखो किसी एक ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब लॉजिकल यहाँ पर है। देखो पोटेंशियल V2 निकाल, ये पोटेंशियल किस वजह से होगा? किसके ऊपर निकाल रहे हो? स्फीयर की वजह से। एक तो इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, यानी कि एक तो इसमें पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू Q1, एक तो इस पे निकलेगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और प्लस पोटेंशियल P लिखे दे रहे हैं ड्यू टू Q2। अच्छा, Q1 को कहां पर माना जाएगा? सर सेंटर R2 पे। सेंटर पे, तो इसका क्या होगा? K Q1 अपान R1। यस सर। अब आ जाओ, अब Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? सर KQ2 upon R2। नहीं एक R2 सेकंड सर, R2 ही होना चाहिए कि Q2 का R2 डिस्टेंस है ना, R2 ही होगा मेरे हिसाब से। कैसे R2 होगा? यहाँ पे निकालना है। सर R2 होगा। सर R2 Sir, तो the potential inside a shell is लोग the same as that अच्छा on the surface. नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वाजपेयी जी की मुस्कुराहट R1 जैसी लग रही है कि R2 जैसी लग रही है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन टाइप मुस्कुरा रहे हैं। देखो ध्यान से सभी लोग, हमने कहा था सेल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह सेम होता है, अंदर हर जगह सेम होता है। तो बाहर कितना होता था? K Q2 upon R2, तो अंदर भी तो ही होगा, हर जगह वही रहेगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? वो चार्ज से मतलब नहीं है, क्योंकि सेल का कांसेप्ट क्या है कि जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो हर जगह वही पोटेंशियल होगा। तो ये प्लस माइनस K Q2 अपान R2 ही रहेगा। सबको बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस ये सर। चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट है उससे मतलब नहीं है। सेल का कांसेप्ट होता है कि सेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम, सेल की वजह से, उसके खुद के चार्ज। तो जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही रहेगा। बात पकड़ में आई? अब दिखाना क्या है कि V2 और V1 में बड़ा कौन है? तो क्या करेंगे, V2 में V1 माइनस कर दो, V2 माइनस V1 कर देते। जरा देखो ध्यान, जब V2 लिखोगे K Q1 अपान R1 प्लस माइनस K Q2 अपान R2, जब V1 लिखोगे तो आएगा K Q1 अपान R2 माइनस प्लस माइनस K Q2 अपान R2। ये दोनों कट जाएंगे तो K Q1 कॉमन हो गया, तो आ गया 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब बताओ R1 बड़ा कि R2? R2। 1 अपान R1 बड़ा कि 1 अपान R2? 1 upon R1। ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव? सर पॉजिटिव। यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। यस सर। तो V2 बड़ा कि V, उल्टा प्रूफ कर गए क्या? नहीं V2 बड़ा है फिर। सर V2 पोटेंशियल एट स्फीयर बड़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ ना उसमें।
सही। V2 माइनस V1 मैं एक मिनट रुको जरा भाई। अच्छा V2 इसका है, सॉरी हाँ हाँ yes, एक्चुअली sir. मैं छोटा बड़ा उल्टा मान गया ना, ठीक है। तो ग्रेटर देन एक्चुअली में जानते हो क्या होगा, बदतमीजी हमने कर दी। जब ये R1 था तो मुझे इसे V1 मानना चाहिए था, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो V2 बड़ा कि V1, यानी किसका पोटेंशियल ज्यादा है, स्फीयर का, सेल का कम है। पॉजिटिव का नेचर क्या होता है, वो हाई से लो जाता है, इसलिए वो उधर जाएगा। जय श्री राम, समझ में आई बात? Yes, sir. नोट करो। अच्छा गर्ल्स कुछ नहीं पूछ रहे, उनको सब आता लगता है, क्यों भाई? पाउनियन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है आपको? सर जो कोई मेन था मेन कुछ नहीं होता। इससे ऐसे देखो पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए क्या पूछ रहा है। ये जो पूछ रहा है वो उत्तर हम क्या दें कि उत्तर आ जाए, वो बहुत देखिए, आप इसको बहुत इजी वे से मत लेना। नहीं, सभी लोग सुन लीजिए, मैं डरवा नहीं रहा हूँ, इसलिए टेक्निकल होते हैं, बहुत सोल्यूशन सामने होने की वजह से कंफ्यूजन बहुत होता है। खैर 2.37 जो कि आप 36 बोल रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं, बताइए। और किसी को उसके पहले कुछ पूछना है? इसके पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। मैं वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी गई, am I right? उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करीब 36-37 हैं, उन्हें आप लगा लेंगे। और एक दिन हम केवल देंगे आपको रेजिस्टेंस को जोड़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है? वो हम यहाँ बनाएंगे और आप रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, और हम समझाएंगे कुछ अलग तरीके जो भी क्वेश्चन पर टेक्निकल टाइप के होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल प्लस एक दिन प्योर केवल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है? तो तैयार रहिएगा, उन न्यूमेरिकल को लगा लीजिएगा। आज है मंगलवार, अभी वो नहीं, अगले हफ्ते जो आपका चैप्टर शुरू होगा वो खत्म होने के बाद, वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे लगाते रहिएगा और सोल्यूशन इकट्ठा करते रहिएगा। चलिए 2.37 जिसको कि 36 से बोल रहे हैं, उसको जरा हम देखते हैं क्या बता रहा है, जरा सावधान। इसके पहले किसी को कुछ पूछना है? इस लास्ट क्वेश्चन के पहले किसी को कुछ पूछना है? इसे कौन सा क्वेश्चन गायब कर दिया गया? वैसे पुरानी में 37 है, इसमें 36 से कौन सा गायब कर दिया? ये वाला है आपका, ये जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना था। यस सर है। स्कीमेटिकली वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड, ये जो है एक वर्ड इसमें यूज किया गया है ना, 2. तो क्या दिया गया है? डिस्क्राइब द स्कीमेटिकली। स्कीमेटिकली का मतलब क्या होता है? योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध, मतलब सिस्टमेटिक वे से आपको, ठीक है? टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, किसी को इसके पहले कुछ पूछना है? नहीं। चलिए 2.37 इसमें है, जरा ध्यान से समझिए। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके इसको करने वाला है। ये बताइए जब बिजली गिरती है, क्योंकि आप बिजली से कोई मतलब यहाँ पर है, बिजली गिरती है जब कभी, तो बिजली क्यों गिरती है भाई? अर्णव साहब, बिजली क्यों गिरती है? गिरती है ना बिजली? बिजली क्यों गिरती है जब बरसात में? Yes, sir, lightning ना। हाँ लाइटनिंग, अरे वो याली नहीं, तारवार नहीं जा रहे, लाइटनिंग, हाँ इंग्लिश में लाइटनिंग क्यों गिरती है? अब लाइटनिंग क्यों गिरती है मतलब वाई लाइटनिंग इज फॉलिंग, क्या बोला जाएगा? तो वो क्लाउड्स चार्ज बहुत हाई हो जाता है एंड फिर एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, तो सारे चार्जेस नीचे गिरते हैं। देखो जब क्लाउड रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, उसमें निगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। निगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन नहीं। और चार्ज किधर आने की कोशिश करता है? अर्थ की तरफ। तो निगेटिव चार्ज क्लाउड में नीचे की तरफ आ जाता है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ।
ये तो क्लाउड के पास की बात समझ आ गई। अब जरा फर्श पे आइए, जमीन पे आइए। जमीन पे जब आंधी वादी चल रही है तो हो क्या रहा है कि पेड़ पौधे बहुत तेजी से, घास वास बहुत तेजी से हिल रही है। तो घास वगैरह बहुत हिल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, तो उनमें भी फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसका भी नेगेटिव अर्थ तरफ जाता है और पॉजिटिव पर जाता है। अब देखो ग्राउंड में एटमॉस्फेयर में नेगेटिव किधर, नीचे की तरफ, और फर्श में नेगेटिव किधर, नीचे की तरफ, पॉजिटिव किधर, ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो यानी कि ऊपर का नीचे का पोर्शन नेगेटिव और नीचे का ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एकदम से करंट आ जाती है, इसी को बिजली गिरना कहते हैं। ठीक है, नहीं मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, फिजिकली फिजिक्स के मुताबिक हो क्या रहा हो तो ठीक है, गिर जाती है। चला क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्या आप कह रहा है, देखो ध्यान से, सावधान। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 2.36 नहीं है, 34 का 35 का डी पार्ट शायद। चलिए पहले अब ये वाला देख, इसमें लिखा हुआ है कि द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट 400 किलोवोल्ट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि एक एटमॉस्फेयर का जो टॉप है, ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का जो पार्ट है, वो बहुत हाई पोटेंशियल का है, हाई पोटेंशियल है उसमें, और कितना है, 400 किलोवोल्ट। अब ये तो क्यों है, कैसे है, हमसे मत, उन्होंने कहा है तो है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। फिर कहा गया है टू द सरफेस ऑफ अर्थ करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, decreases with altitude near the surface of earth the field is about 100 volt per meter। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक यहां मान लेते हैं ये 100 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी यहां पर पोटेंशियल हाई है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, लगभग ग्राउंड के आसपास 100 वोल्ट पर मीटर है। अच्छा, why do we not get an electric shock as we step out of our house into the open? Assume that house is a steel case, is that is there no? देखिए हम पहले घर के अंदर हैं, और घर के अंदर ये ग्राउंड है, और घर के अंदर मतलब एक हॉलो स्पेस है, उसके अंदर है, तो उसके अंदर और उसके चारों ओर स्टील की, घर के चारों ओर स्टील केज है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम क्योंकि हालो सरफेस में हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो, इसलिए घर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ये कह रहे हैं कि अगर हम बाहर निकल जाएं तो ये बताओ कि क्या उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये वो कहना है। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चंस है, हम बाहर निकल के गए, ये हम मान के रहे भाई हमारी हाइट करीब 1.5 मीटर के आसपास हो, जो भी हो 1.5-2 मीटर, हम मान के चल रहे हैं कि हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि यहां जब पहुंचे हैं बाहर ऐसे, तो ये जो ऊपर का वोल्टेज हमारे सर को छू रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ कुछ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे वोल्टेज कितना हो जाता है, 0, और हमारी हाइट मान लेते हैं कि हमारी हाइट तकरीबन 1.5 मीटर मान लेते। आप ये बताओ, क्या आपके सर के ऊपर चार्ज इकट्ठा है, क्या आपके सर के ऊपर चार्ज इकट्ठा है, नहीं सर, चार्ज तो है नहीं आपके सर के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया है, बाहर किसने क्रिएट किया, चार्ज तो है नहीं आपके सर के ऊपर। तो जैसे आप बाहर निकले, आपके सर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कोई भी जब चार्ज है नहीं तो चार्ज लीक होकर के जाएगा कहां, ठीक है। तो दो तरीके से बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ओपन सर्किट है। देखिए ओपन सर्किट अगर है तो अगला क्वेश्चन फंस जाएंगे आप। अगर मैं कहूं कि इट इज ओपन सर्किट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करना होगा। अगर मैं ये बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगले क्वेश्चन में टेक्निकल है, आपके सर के ऊपर चार्ज इकट्ठा है, नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज यहां से यहां जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टिंग है या इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर,
कंडक्टिंग है, हाँ वो अलग की बात है। हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस तकरीबन 10,000 ओम है। हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है? 10,000 ओम। इस से हमारी बॉडी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे चार्ज को होल्ड करके रखती है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम बाहर निकले या पानी के पास जाएं तो हम चप्पल पहन के जाएं। जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, जब हम नहाने जाते हैं, हम पानी के पास जब भी होते हैं, हम कोशिश करते हैं हम चप्पल पहने, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की संभावना कम हो। अच्छा छोड़िए, आपके सर के ऊपर चार्ज है? नो, देयर इज नो चार्ज। तो चार्ज नहीं है तो चार्ज जाएगा कहां? ग्राउंड में। इसलिए हमको शॉक नहीं लगता है। तो आप कहेंगे हमारे हेड के कांटेक्ट में कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होना अलग बात, इसलिए हमें वहां शॉक नहीं लगता। पॉइंट पकड़ में आया? पहला पार्ट समझ में आया? अब बुक में लिख रखा है इन्होंने, जरा समझिएगा। लिखा नॉर्मली द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ शोन इन दिस फिगर। नाउ आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर, so as we step out into the open, the original equipotential surface in the open air get modified, but keeping our head and the ground at the same potential, so we are not get any electric shock. ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं मान लेता हूं। तो क्या ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस? इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसा तो भाई चार्ज तो इधर से नीचे आ सकता नहीं आ सकता है, आंसर देना बुक का अलग बात है। ये कह रहे हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो देखिए ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसका पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि एक लेयर ये, इसका पोटेंशियल, एक लेयर ये, इसका पोटेंशियल, एक लेयर ये, इसका पोटेंशियल। जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ जाते जा रहे हैं पोटेंशियल घटता जा रहा है, नहीं घटता जा रहा है। तो जब हम खड़े हुए तो हमारी खोपड़ी पे एक सरफेस है एटमॉस्फेयर की, उस पूरे सरफेस का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। लेकिन हमारी खोपड़ी के जरा सा नीचे आ जा, एक ये सरफेस है, इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, लेकिन ऊपर का पोटेंशियल ये पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। और दोनों पोटेंशियल के बीच में हमारी खोपड़ी है, यानी कि हम कांटेक्ट में है। तो भैया चार्ज नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, प्रैक्टिकली बताइए आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर, ये सभी लेयर का पोटेंशियल सेम, इसका सेम है, लेकिन इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका अलग अलग है कि नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा हम क्या कहें? तो अगर हम बीच में हम खड़े हो जाएंगे तो हम सरफेस को ज्वाइन कर रहे नहीं कर रहे, तो चार्ज को ट्रांसफर होने में हम मदद कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। लेकिन हम कहेंगे कि मेरे सर के ऊपर चार्ज ही नहीं था। जब चार्ज नहीं था तो वो हमारे शरीर से होकर के अर्थ पे जाएगा ही नहीं, इसलिए हमको शॉक नहीं लगेगा। पॉइंट पकड़ में आया? जो एस सी वर्मा साहब ने, एस सी वर्मा नाम निकला है, अरोड़ा साहब ने जो आंसर दिया है वो जरा लॉजिकली फिट नहीं। तो पहला पार्ट का आंसर समझ में आया? हाँ ना बोलो तो आगे पार्ट हम। यस। आप कहेंगे कि हमारे ये एक ओपन सर्किट है और हमारे सर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज फ्लो नहीं। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर इज नोन एज 1800 एम्पियर ऑन एन एवरेज ओवर द ग्लोब। कहते हैं एक्चुअली में क्या होता है कि ग्लोब मतलब अर्थ के चारों ओर लगातार एयर करंट, डिस्चार्जिंग करंट का मतलब एक प्रकार की करंट फ्लो हुआ करती है। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा चला करती है, और उसमें ऑन एवरेज 1800 एम्पियर की बात कर रहे हैं। तो व्हाई देन, नहीं सॉरी, सेकंड पार्ट दूसरा है। अ मैन फिक्सेस आउट द हाउस एंड इवनिंग एट 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब कैरिंग on its top a large aluminum sheet of 1 meter square area. Will he get an electric shock if he touches the metal sheet next morning? ये कह रहे हैं कि उसने क्या किया है, अपने ग्राउंड में एक नॉन कंडक्टिंग वॉल उठा रखी और वॉल के ऊपर एक एल्यूमिनियम की शीट बिछा रखी, और सुबह उठ करके वो उस एल्यूमिनियम की शीट को ऐसे पकड़ लेता। यानी कि ये एक एल्यूमिनियम शीट बिछा रखी है उसने, ये वॉल है नॉन कंडक्टिंग, ये अर्थ है,
ये बाहर भाई साहब निकले, ये ऐसे ये निकले हैं, ऐसे घूमने घामने निकले थे ऐसे, और कुछ नहीं, अपना ऐसे धीरे धीरे हाथ ले जा करके यहाँ पर इसको टच करें। अब बोले इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो इसका अलग अलग आंसर है। एक्चुअली में रात भर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला करती हैं उससे धीरे धीरे ये एल्युमिनियम की शीट हल्की फुल्की चार्ज हो जाएगी, हल्की फुल्की चार्ज हो जाएगी, यानी यहाँ पर चार्ज थोड़ी बहुत इकट्ठा हो जाएगा। अब इतना नहीं हो जाता कि आप एल्युमिनियम की शीट पकड़ोगे इतना करंट लग जाएगी कि आदमी नहीं पड़ जाए, ठीक है। जैसे ही वो आदमी यहाँ छुएगा, क्योंकि उसकी बॉडी कंडक्टिंग है और वो अर्थ से उसकी बॉडी टच हो रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज इसकी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाएंगे और उसको थोड़ा बहुत शॉक लगेगा। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ये लगेगा, क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गई? एक बार रीजन रिपीट कर दो। देखिए ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी हुई है, यानी कि दीवार उठा रखी है, Yes, और sir. ऊपर एल्युमिनियम है और नीचे अर्थ है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है, और एल्युमिनियम का पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, पोटेंशियल यहाँ कहीं है, ठीक है। तो लगातार एटमॉस्फेयर में क्या होता है, लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला करता है, ठीक है। क्योंकि ये कैपेसिटर है कि नहीं है? एक प्लेट आपकी एल्युमिनियम है और एक प्लेट आपकी 0 उसमें है, ये लगभग कैपेसिटर है। या यूं कहिए कि रात में लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलने की वजह से ये एल्युमिनियम थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, थोड़े बहुत इसमें चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, और सुबह जैसे आप इसको टच करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टिंग है, तो चार्ज फौरन डिस्चार्ज होकर के अर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉडी से आपके चार्ज जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, जो सही आंसर लिखा हुआ है कि द एल्युमिनियम शीट एंड द ग्राउंड फॉर्म ए कैपेसिटर with an insulating slab as dielectric. The discharging current in the atmosphere will charge the capacitor steadily and rise the voltage. Next morning, if a man touches the metal sheet, he will receive a shock to extend depending upon the capacitor of the capacitor form. अब वो कितना शॉक लगेगा ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना चार्ज इकट्ठा। अब वो चप्पल पहने होगा तो नहीं शॉक लगेगा, नंगे पैर होगा तो शॉक लग जाएगा, इतना नहीं लगेगा बहुत हाई शॉक हो, लेकिन शॉक उसको लगेगा। समझ में आई बात? ये याद भी करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और पार्ट सी डी हो गए थे। सी पार्ट कह रहा है कि द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why then does atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? Sir, constant lightning, thunder, lightning और देखिए rain ये कह सब रहे होता है। हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में लगातार देखिए दो चीजें, थंडरिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर चल रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, और अर्थ एक जो होता है वो उसको अटेंड कर ले। तो जब अटेंड कर लेगी पूरी पूरी लाइट को, तो एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल कब हो जाए? जब उसकी वर्किंग रुके तो। अब वो न्यूट्रल होता भी जाता है और उसमें थंडरिंग होती जाती है, तो लगातार चार्ज बना देगा। समझे बात? मतलब डिस्चार्ज होता है, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर लगातार इलेक्ट्रिकली चार्ज होता रहता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू थंडरिंग, इसलिए वो चार्ज बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर इज डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग में भाई सिंपल सी बात है, जब लाइटिंग हुई होगी तो लाइट क्रिएट हुई होगी भाई, जब दो लाइटनिंग तो लाइट साउंड क्रिएट हुई होगी, लाइट क्रिएट होगी, तो इनकी वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। यही आपसे पूछ रहे। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं पूछे कि ना पूछे। नहीं पूछ, 3-7 पूछ रहे हैं ये, और हम 5वां कैसे पूछ रहे हैं? किसी को नंबर 1 को भी दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, भाई एंड बहन, मतलब भाई बोलेगे तो हम लड़कियां गए हम भाई पूछे। किसी को कोई दिक्कत है? गर्ल्स में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं दिक्कत है ना? पावनी कोई दिक्कत नहीं है?
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए इन्हें करिएगा, और जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में उन्हें भी लगा लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? ये चैप्टर कैसा लगा? बहुत आनंद आया पढ़ के। बहुत आनंद आया पढ़ के। वो आनंद आप हमेशा अनुभूत करते रहें, तब तो आनंद हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये आनंद आ गया और कल दूसरे चैप्टर में आनंद आएगा, और पहले वाला आनंद आप भूल गए, तो फिर बोर्ड एग्जाम में आनंद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करते रहिए। हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी करा दी है, और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, नया चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करेंगे, हल्का सा मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चार्ज रुका हुआ था, और रुका हुआ चार्ज अपना भोकाल टाइट कर रहा। भोकाल जानते हो ना? भोकाल जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? हम लोग भाषा में भोकाल, हम लोग पावनी ज्वाइंट के बीच में लेफ्ट कर गई थी क्या? पावनी Yes, के sir, लेफ्ट हो गए थे light क्या? चली गई। अच्छा, लाइट चली गई। भोकाल जानते हो ना? हमारे एक रिलेटिव थे, अब तो नहीं रहे। उनका ये भोकाल तक, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपकी खेत में कोई आपको जो है खेत में काम नहीं करने दे रहा है, तो कहते क्या थे वो, खेत के ऊपर जाइए, एक खटिया ले जाइए, चारपाई, उसको बिछाइए, बिछा के उनकी बंदूक ले जाके खटिया के पास खड़ी कर दी, और उनसे कह दीजिए हनुमान वाजपेयी की बंदूक है, उनका नाम हनुमान वाजपेयी। तो हनुमान वाजपेयी बंदूक, मतलब उस खेत के पास किसी की हिम्मत नहीं थी आने की, हनुमान वाजपेयी उनके साथ है, तो हनुमान वाजपेयी का भोकाल। तो वहां पर चार्ज क्या कर रहा था, बैठे बैठे अपना भोकाल टाइट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आ रहा था तो उसको भी दौड़ा के नहीं, बैठे बैठे मार रहा था, फोर्स क्रिएट कर रहा था, टेस्ट चार्ज को वर्क करना पड़ रहा था। ये बात आपने की। इसके बाद टेस्ट चार्ज चलना शुरू कर दिया। जब चलना शुरू कर दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई, फिर करंट के अपने अपने जुगाड़ शुरू हो गए। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर ऑस्टेड। क्या नाम था? मिस्टर ऑस्टेड। ऑस्टेड के पहले भी साइंटिस्ट ने किया था ये, उसका नाम बाद में बात करेंगे हम, लेकिन मेन ऑस्टेड का नाम आता है। ऑस्टेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऐसे। अच्छा, मैग्नेट के बारे में पहले बात करें, और देखिए चैप्टर में खास बात, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेट। क्या बात है, मतलब मैग्नेट क्या होता है ये बाद में। तो पहले मैग्नेट के बारे में बात, अब यहाँ बाद में जाते हैं, हल्का सा मैग्नेट के बारे में बात करें, 5 मिनट बचा हुआ, थोड़ा बात। मैग्नेट की खोज किसने की? अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि एशिया माइनर में एक मैग्नीशिया नामक शहर है, वहां पर जो शेफर्ड थे, जो चरवाहे थे, वो बकरियां वगैरह चराया करते थे, तो उनको ऐसा लगा कि उनके पैरों को कोई नीचे खींचता है, क्योंकि लकड़ी के चप्पल पहनते थे वो, स्लीपर टाइप के, और लकड़ी के स्लीपर बनाने में कीलें लगाई जाती थी लोहे की, तो लोहे की कीलें उसमें लगी होती थी, तो उनको लग रहा था नीचे से कोई खींच रहा है। तो वहां देखा गया, तो ये कहा गया कि इसका मतलब ये ऐसे पत्थर हैं जो लोहे को अपनी ओर खींचते हैं। क्योंकि वो पत्थर मैग्नीशिया नामक शहर में पाए गए, इसलिए उनका नाम मैग्नेट रखा। यही कहानी पढ़ी ना आपने? सर वो मैग्नेटाइट और होता था उधर हैं? हाँ, वो जो भी है, वो क्या चीज है, किस मेटल का, वो अलग था। उस मैग्नेट को जब देखा और साइंटिस्ट ने उसको धागे से लटकाया, तो हमेशा एक डायरेक्शन में ठहरता था, जो कि ज्योग्राफी में हमको डायरेक्शन मालूम थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हम जानते थे। तो ये हमेशा ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ और ज्योग्राफी के साउथ की तरफ ठहरता। अभी अर्थ के बारे में जानकारी नहीं थी। ये मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ठहरा, उन्होंने कहा इसका नाम दे दो नॉर्थ पोल। किसका? जो हमारे हाथ में मैग्नेट। अब आप कहेंगे ये तो पेन है, मान लेते हैं मैग्नेट, ठीक है। तो जो मैग्नेट का सिरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ठहरता है, उसका नाम नॉर्थ पोल रखा गया, और ज्योग्राफिकल साउथ तरफ करता है, उसका साउथ पोल रखा गया। और इसकी प्रॉपर्टी थी, उसको चाहे तक घुमाओ, अल्टीमेटली ये नॉर्थ साउथ में ठहरता। आप जानते हैं उसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमारे जो प्लेन्स वो चलते हैं।
वो मैग्नेटिक निडल होती है। तो एक मैग्नेटिक निडल होती है, हम सस्ती एक निडल बुक में ऐसे बनी हुई है, ऐसे करके क्या बनती है वो हम बना नहीं पाते, हमें सस्ती वाली बनाएंगे, ऐसे सस्ती वाली, ऐसे एक बॉक्स बंद हो, देखिए ना आपने। तो इसमें जो एरो होता है ये नॉर्थ पोल होता है, और ये जो पूंछ इसकी होती है साउथ पोल, ठीक है। तो ऑस्टेड साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस प्रकार से करंट फ्लो कराई, तो यहाँ पर उनके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन हो, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो। अब क्योंकि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद गलती से हो गया हो, तो उन्होंने फिर इसको ऐसे रखा और करंट को ऑफ कर, और इसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज कर, पोलरिटी चेंज कर दी, और इस पे फिर डिफ्लेक्शन हो गया, डायरेक्शन अपोजिट। क्या डायरेक्शन होगी बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने देखा कि जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। किसने कहा? ऑस्टेड ने। लेकिन चूंकि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट करंट का कर रहे थे, ये उनकी एक रिसर्च थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपना इलेक्ट्रिसिटी में जो है बिजी रहे। लेकिन और साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसके बारे में बात, उन साइंटिस्ट ने क्या बात की वो हम बाद में बात करें। समझ में आया? बोले समझे क्या? समझ नहीं रहते हम बोले हम समझे आप बीन बजा रहे हो। एक कहावत सुनिए ना, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस के पकड़ा है, ऐसा कहा जाता है गांव में। गुड नाइट। Thank you, sir. Good Thank you, night. sir. नेक्स्ट टर्न पे न्यूमेरिकल लगा के बैठिएगा, मतलब नेक्स्ट टर्न में आगे पढ़ाएंगे। Yes.